सबसे पहले आपको हम बताएंगे आज हुए एनकाउंटर की कहानी। एनकाउंटर जो हुआ दिल्ली में, लेकिन इसके तार बिहार चुनाव से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी में क्राइम ब्रांच ने बिहार के खूंखार सिग्मा गैंग के 4 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये बदमाश बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। इन अपराधियों के पास AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। और बिहार चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली की सड़कों पर सुबह ऐसा ठाई ठाई हुआ कि जिसकी गूंज दिल्ली से बिहार तक सुनाई दी। बिहार के कई जिलों में तांडव मचाने वाले सिग्मा गैंग की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए बिहार और दिल्ली की संयुक्त पुलिस ने गैंग का ही खात्मा कर दिया। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस एनकाउंटर में रंजन पाठक समेत सिग्मा गैंग के 4 वांटेड अपराधी मारे गए, जो चुनाव से पहले बिहार में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। इसी सफेद रंग की बेलिनो गाड़ी में बैठकर रंजन और मनीष, साथ में बिमलेश और अमन, ये 4 बदमाश हैं जो यहाँ से जा रहे थे। पुलिस ने जिन 4 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया उनमें शामिल हैं सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक, सीतामढ़ी के ही रहने वाले बिमलेश महतो और मनीष पाठक, और इनके साथ इन सबको पनाह देने वाला दिल्ली का अमन ठाकुर। ये चारों लोग बिहार में कई हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में शामिल रहे हैं। सुपारी के लिए लोग मर्डर करते थे। एनकाउंटर के बाद इन अपराधियों के पास से AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में हर एक पहलू की जांच कर रही है। अब खबर बिहार में महागठबंधन से जुड़ी हुई। पहले चरण के चुनाव से ठीक 14 दिन पहले यहां महागठबंधन के सभी 7 घटक दलों के 14 नेता एक मंच पर जुटे और एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश भी की। इस मंच से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी CM का चेहरा बताया। इस चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के CM कैंडिडेट होंगे, तो मुकेश सहनी अति पिछड़ा कोटा से डिप्टी CM का चेहरा होंगे। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी अपनी कौम के मशे के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इससे तो ये साफ हो गया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन के नेता वोट मांगेंगे और उनको तेजस्वी पर पूरा भरोसा है। अभी महागठबंधन के साथियों ने उस पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन का चेहरा फाइनल हुआ। मुकेश सहनी दूसरे बड़े नेता बने। एकजुटता के दावे को बल मिला, साथ ही साझा चुनाव प्रचार को धार मिलेगा। अब महागठबंधन 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगा। इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ रैली भी करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में आखिरकार महागठबंधन की पिक्चर साफ हो गई, लेकिन NDA के नेता इसे अब महागठबंधन की महाभूल कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर के बहाने निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी सीन से क्यों आउट है। तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा बने, लेकिन राहुल गांधी इस महागठबंधन की पिक्चर से ही आउट हो गए। जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबकी नजरें वहां लगे पोस्टर पर टिक गईं, क्योंकि इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर लगी हुई थी। ये पोस्टर अपने पीछे कई सवाल लेकर भी आया। पहला ये कि अगर बिहार में राहुल तेजस्वी की जोड़ी है तो फिर पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी क्यों? क्या इस पोस्टर ने महागठबंधन में पड़ी दरार को और चौड़ा नहीं कर दिया? तो क्या बिहार जीतने के लिए महागठबंधन को सिर्फ तेजस्वी यादव चाहिए, राहुल गांधी नहीं? इन सवालों ने सांसद पप्पू यादव को जरूर परेशान किया है, इसलिए उन्होंने खुलकर इस पर अपना विरोध जताया। और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। NDA ने इस पोस्टर वाले मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी का कहना है कि ये कैसा गठबंधन है, कांग्रेस ने लालू यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। महागठबंधन में दरार है, कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। महागठबंधन में जारी खींचतान के बीच CM चेहरे पर तस्वीर साफ हो गई, लेकिन राहुल गांधी के बहाने NDA महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक NDA उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन बिहार में अगर सबसे ज्यादा किसी फेस की डिमांड है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराने का रोड मैप तैयार भी कर चुकी है, क्योंकि योगी मॉडल की मांग बिहार में भी जोरों पर है। और हो भी क्यों ना,
क्योंकि योगी का बुलेट ट्रीटमेंट और बुलडोजर एक्शन देश ने देखा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ योगी के तेवर भी सभी ने देखे हैं। ऐसे में योगी मॉडल की मांग तो होगी ही। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोक्रेसी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। यही तेवर हैं जो बिहार में जनता के बीच योगी की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। तभी तो बिहार में बीजेपी को योगी के फेस पर इतना भरोसा है। योगी बाबा को और बुलाना चाहते हैं, योगी बाबा आइए, योगी बाबा आगे, आपको बुलाहट है, जनता बुला रही है, आएंगे बिहार में एनडीए सरकार बनाएंगे। क्योंकि योगी की छवि हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता की है और वो विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण की काट है। ऐसे में उनकी रैलियों के जरिए 100 से 150 सीटों को साधने की तैयारी है। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि मैदान में उतरने के बाद जातियों में बंटे बिहार को योगी हिंदुत्व के एक सूत्र में पिरोएंगे और एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे से बिहार चुनाव में शुरू हुआ चुनावी संग्राम बुर्का और नमक हराम जैसे शब्दों से आगे बढ़ते हुए कौरव पांडव तक पहुंच गया है। सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों की घोषणा करने तक में बाजी मारने वाला एनडीए अपने चुनावी प्रचार को धार देने के साथ ही महागठबंधन पर तेज प्रहार करने में जुट गया है। बीजेपी ने तो एक कदम आगे बढ़कर इसे पांडव बनाम कौरव का युद्ध बना दिया है। तो कौन है बिहार चुनाव में पांडव और कौन है कौरव? दरअसल 5 पार्टियों वाले एनडीए गठबंधन को बीजेपी ने पांडव के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया है और महागठबंधन को कौरव। पांचों पांडव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम में से कौन क्या है ये बताने से बचते नजर आए। बता भी दीजिए, धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कौन कौन है? नहीं, सभी लोग हमारे एनडीए गठबंधन में। ना मैंने पहले भी कहा था कि ना कोई छोटा है ना बड़ा है। ये पांडव किससे महाभारत करने वाले हैं? सामने कौरव है, महागठबंधन पार्टी, जिस पर महागठबंधन ने भी पलटवार किया है। जाके देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है। देखते हैं कौरव पांडव के बाद अब कौन सा कैरेक्टर चुनाव में उतरता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी से ही पूरी ताकत माहौल बनाने में लगा दी है। खास तौर से अखिलेश यादव, जो अक्सर सत्ता में आने, सरकार बनाने का दावा करते रहे हैं और अब तो वो बीजेपी के डबल इंजन को भी अपने एक नए इंजन से टक्कर देने की तैयारी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी को चुनावी गति देने वाला ये इंजन अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रिवील हुआ, जिसकी पहली झलक दिखी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में। मौका अखिलेश यादव के जन्मदिन का था, जहां उनके एक समर्थक ने उन्हें प्रबल इंजन वाली सरकार लाने की शुभकामना दे डाली। हालांकि अखिलेश यादव इंजन पर हमेशा तंज कसते रहे हैं। ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसका एक इंजन पहले से ही गायब है। इस पोस्टर में सपा के रंग में रंगे इंजन पर अखिलेश यादव बैठे हैं, जिस पर लिखा है एक इंजन मजबूत इंजन। अखिलेश के समय चलाई जा रही योजनाएं रेल के डिब्बे हैं। और तो और स्टेशन के तौर लोकसभा इलेक्शन 2024 और विधानसभा चुनाव 2027 भी दिखाया गया है और साथ में पीडीए वाला पोस्टर भी है, जिसमें पी पिछड़ा नहीं, प्रगतिशील है, डी दलित नहीं, दूरदर्शी और ए अल्पसंख्यक नहीं, अमन पसंद है। सपा और अखिलेश यादव भले ही चुनावी मोड़ में हो, लेकिन योगी मानते हैं तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत के निश्चित कारण थी। कि अब ऐसे में इस पोस्टर को लेकर भी योगी जी क्या ही गंभीर होंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। बीजेपी और संघ के साथ में चलाए जाने वाले कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय हो चुकी है, ताकि योगी को हैट्रिक लगाने में किसी तरह का कोई संशय न रह जाए। हरियाणा और दिल्ली में संघ की इसी सक्रियता की वजह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और अब बारी यूपी की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके से उबारने के लिए संघ ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। संघ की कोशिश है जमीनी स्तर पर संपर्क कर अपनी पैठ बढ़ाना, हिंदू सम्मेलन के जरिए जातिगत खाई पाटना, शिक्षण संस्थानों के जरिए युवा वोटर्स को जोड़ना, सेवा पखवाड़ा चलाकर नए लोगों को आकर्षित करना। बीजेपी संघ के इस प्लान से बेहद उत्साहित है और फायदा मिलने की उम्मीद कर रही है।
ऐसे में सभी स्वयंसेवक एकजुट होके एक रीति नीति से एक तरह भारत भारतीयता, देश, समाज, राष्ट्र, राष्ट्रीयता की बात करने वाले विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भी लाभ मिलने वाला है। अपने आने वाले चुनाव में और बड़ी जीत हासिल करने के लिए बेहतर समन्वय कर रहे हैं, जिसके लिए संघ के 80,000 कार्यकर्ता 20,000 टोलियां बनाकर शहर शहर, गांव-गांव जाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए संघ और बीजेपी मिलकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे और इसके तहत सामाजिक समूह और शिक्षा समूह की बैठकें की जाएंगी। जातिगत और सामाजिक समीकरण बनाने पर फोकस रहेगा। हिंदू सम्मेलन कराकर जातिगत भेद मिटाने की कोशिश होगी। गांव-गांव में युवा चौपाल लगाकर युवाओं को जोड़ने की भी प्लानिंग है। राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता गृह संपर्क अभियान के तहत घर घर जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक लेंगे। किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों को जोड़ा जाएगा। विपक्ष के एजेंडे की पोल खोलने पर फोकस रहेगा और हर 2 महीने पर संघ संगठन की बैठक भी होगी। हैदराबाद में गोरक्षक पर फायरिंग के बाद से तनाव का माहौल है। आरोपी का ओवैसी से कनेक्शन सामने आने के बाद अब मामला सियासी हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पहले तो तस्करी की खबर देकर बुलाया और फिर गोली मार दी और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। ये हंगामा, ये प्रदर्शन और ये बवाल उसी गोलीकांड के खिलाफ है जिसमें एक गोरक्षक पर तस्करों ने की है। प्रदर्शनकारी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर गोरक्षक सोनू की है, जिसे गो तस्करी का विरोध करने पर इब्राहिम ने गोली मार दी। घायल सोनू को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला हैदराबाद का है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस राज में गो तस्कर इतने बेखौफ हो गए हैं कि इब्राहिम खुलेआम गो तस्करी के विरोध में गोली चलाने की हिम्मत कर रहा है। वहीं इब्राहिम की ओवैसी के साथ एक तस्वीर भी ये सामने आई है। ऐसे में इब्राहिम के AIMIM का कार्यकर्ता होने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार ने छन्नी रामा इलाके में बसी अवैध कॉलोनीज पर एक बड़ा एक्शन लिया है। रोहिंग्या कॉलोनी से सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जम्मू के विभिन्न इलाकों में रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन करते हुए यहाँ पर जम्मू के निदेश विहार जो इलाका है, नरवाल इलाका, वहाँ पर जो है यहाँ पर बस्ती खाली करने के लिए कह दिया गया है। और ये जम्मू के छन्नी रामा इलाके की वो तस्वीर है जहां प्रशासन ने अवैध रूप से बसी रोहिंग्या कॉलोनी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए और अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। दरअसल ये रोहिंग्या अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। करीब 4 साल से अपनी बस्ती बसा रखी थी। बिना अनुमति झुग्गियां बनाकर कारोबार भी चलाया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने इलाके में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर अवैध रोहिंग्याओं को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि देश भर में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं पर लगातार एक्शन हो रहा है और जम्मू में भी उठाया गया ये कदम उसी सख्ती का हिस्सा है। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है और इस बीच भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आर्थर रोड जेल में बैरक की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। और पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की साजिश का मेहुल चौकसी को भारत लाने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। यही कारण है उसे रखने की मुंबई के आर्थर रोड जेल में तैयारी पूरी हो गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जो मेहुल चौकसी का नया ठिकाना होगा। आर्थर रोड जेल की ओर से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। बताया गया है कि इसी बैरक में मेहुल चौकसी रहेगा। बैरक का क्षेत्रफल 46 वर्ग मीटर है। इसमें 6 ट्यूबलाइट्स और 3 पंखे लगे हैं। बैरक में 2 कमरे और अटैच बाथरूम है। भगोड़ा मेहुल चौकसी ने भारतीय जेलों को असुरक्षित बताया था और कोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके दावों का खंडन करने के लिए ये तस्वीरें बेल्जियम के अफसरों को भेजी गई हैं। हरियाणा राजस्थान के लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की तरह झारखंड के गैंगस्टर्स का भी विदेशी कनेक्शन अब सामने आने लगा है। ये कनेक्शन कनाडा या अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से सामने आया है। झारखंड पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गों और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा किया। जिनके पास से बरामद हुए ये पिस्टल मेड इन पाकिस्तान है। झारखंड पुलिस के मुताबिक झारखंड से फरार होकर UAE में रह रहे प्रिंस खान ने सुजीत सिन्हा से हाथ मिला लिया है। सुजीत सिन्हा डायरेक्टली प्रिंस खान जो अभी UAE में है तथा जितने बिजनेसमैन वगैरह हैं उनको धमकी देता रहता है।
इन दोनों की आपस में बातचीत लगातार होती रहती है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सुजीत सिन्हा के गुर्गों और उसकी पत्नी रिया को गिरफ्तार किया। सुजीत जेल में है, लिहाजा रिया ही उसका काम संभाल रही थी। साथ पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रिंस खान पाकिस्तान से हथियार भिजवाता था, जिसकी डिलीवरी सुजीत सिन्हा लेता था। पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स, और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता था। अभी हाल ही में पंजाब में ड्रोन से भेजा गए लॉन्चर के पकड़े जाने का मामला भी सामने आया था, और अब ये नया कनेक्शन एजेंसियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। आप करोड़ों की कार खरीदें और सड़क पर चलने से पहले ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाए। नवी मुंबई में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। यहाँ एक शख्स नई मर्सिडीज से ड्राइविंग सीख रहा था और इसी दौरान उसकी कार सोसाइटी की दीवार से ही टकरा गई। और फिर क्या हुआ, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए कैसे मर्सिडीज कार दीवार से टकराई और पूरी दीवार ढह गई। दरअसल एक शख्स नई मर्सिडीज खरीदकर ड्राइविंग सीख रहा था। सोसाइटी के अंदर कार उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधे जाकर दीवार से टकरा गई। जब ये हादसा हुआ तो शख्स के साथ ड्राइविंग सिखाने वाला शख्स भी कार के अंदर ही मौजूद था। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार दीवार गिरी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। हादसे के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया, वहीं कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। आस्था के महापर्व छठ को थूक जिहाद से बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने सनातनी दुकान लगाने का ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के बाद से ही मुसलमान कम्युनिटी जो है वो टेंशन में नजर आ रही है। उन्हें टेंशन इस बात की है कि कहीं उनकी दुकानों पर ताला ना लग जाए। दशहरा हो, दीपावली हो, और इसके बाद मुसलमान लोगों की, ऐसा कहा जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा, कि नजर छठ पर भी है। तभी तो हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार को अपनी जिहादी सोच के जरिए अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर दिन हिंदू त्योहारों को अपवित्र करने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि हिंदुओं को जिहादियों से बचाने के लिए सनातनी दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन मौलानाओं को ये बात अब हजम नहीं हो रही है। और भक्तों की सुविधा के लिए और जिहाद मुक्त सामान बेचें, हलाला मुक्त सामान बेचें, इसकी हमारी कोशिश है। ये लोग पूरे 7 दिन 6 दिन मांस खाते हैं दबा के, और मंगल में कहते हैं साहब आज तो मंगल है। बीएचपी के इस ऐलान के बाद भाईजान के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद का हमेशा ये रहा है, देश के अंदर नफरत फैलाओ और राज करो। इनको बोलने का काम है, इन्हें बोलने दो, कुछ नहीं होना इससे। इससे हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदू मुसलमानों में सब मिलके रहेंगे। बोलने दीजिए, उनका काम बोलना है। देखिए कुछ हिंदू लोगों का सिर्फ काम यही है कि भड़काना। दिल्ली में सनातनी दुकानों के खोलने के ऐलान के बाद भाईजानों के चेहरे पर व्यापार के नाम पर जिहादी साजिश फेल होने का डर दिखने लगा है। छठ महापर्व अब बस 2 दिन दूर है। देश भर में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड तक घर लौटने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। घाटों की सजावट जोरों पर है और शासन और प्रशासन खुद तैयारियों का जायजा ले रहा है। ये नज़ारे सिर्फ 1 या 2 शहरों के नहीं, बल्कि ये आस्था की लहर दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और झारखंड तक बह रही है। सूर्य उपासना के इस महापर्व से पहले घाटों की सफाई और सजावट का काम दिन रात जारी है। हिंडन घाट पर श्रद्धालुओं ने छठी मैया की वेदी बनाई। संगम नगरी प्रयागराज में भी घाटों की सफाई का काम तेजी से हो रहा है। जमुई में घाट सज चुका है, वहीं छपरा में भी लोगों ने व्रतियों के लिए मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया है। बोकारो में थाना प्रभारी और विधायक प्रतिनिधि ने छठ घाटों का निरीक्षण किया, तो गिरिडीह में महिलाओं ने गेहूं धोने और चावल चुनने की परंपरा से विधिवत शुरुआत की। उधर पाकुड़ में भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने छठ पूजा को लेकर घाटों का निरीक्षण किया। अब 2 दिन बाद जब अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो ये भीड़, ये तैयारी और ये भक्ति सब मिलकर छठ महापर्व का अद्भुत नजारा बन जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव और छठ त्योहार से पहले पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर चाहे वो दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या उत्तर प्रदेश का बलिया या पंजाब का जालंधर और अमृतसर या फिर बिहार का पटना, रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली रेलवे स्टेशन लोगों से पट चुका है, पैर रखने की जगह नहीं बची हुई है। वहीं रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली है। रेलवे से ट्रैवल करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई है और उन स्पेशल ट्रेन्स के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ऐसे ही हाल यूपी के बलिया रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ नजर आई। बिहार की राजधानी पटना से दूसरे जिलों में जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ दिखी। लोग खिड़की से ट्रेन में सवार होते नजर आए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेलवे की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। रेल भवन में एक वॉर रूम बनाया गया है। भारतीय सेना में एक और दुश्मनों का काल शामिल होने वाला है और इसकी खबर सुनते ही सीमा पार बैठे आतंकवादी खौफ में नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना को अगले 1 साल में 4,25,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन मिलने जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्बाइन मेक इन इंडिया होगी, जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचाएगी। ये कार्बाइन सेना की नजदीकी युद्ध क्षमता को नई ताकत देगी। इनमें से 60% कार्बाइन भारत फोर्ज और DRDO के साथ मिलकर बनाएगी और जबकि 40% PLR से ली जाएंगी। नई QQB कार्बाइन हल्की और तेज है। ये 5.56 गुना 30 mm इंसास यानी नाटो स्टैंडर्ड की गोलियां दागने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 200 मीटर है। मैगजीन में 30 राउंड एक साथ फायर किए जा सकेंगे। वजन लगभग 3.3 किलो है। इसकी डिजाइन की खासियत इसके छोटे बैरल हैं। भारतीय सेना ने इसके लिए 2,770 करोड़ का सौदा किया है। अगले साल से नई कार्बाइन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। मेड इन इंडिया के तहत बनी ये कार्बाइन क्लोज कॉम्बैट के लिए बेहतरीन है। इससे पुरानी स्टर्लिंग कार्बाइन को बदला जाएगा, जिससे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और शहरों में छिपे दुश्मनों पर हमले और तेज होंगे। सोना और चांदी जो अभी तक छप्पर फाड़ तेजी के साथ रिकॉर्ड बना रहा था, वही सोना जिसने अपनी चढ़ती कीमत से लोगों को भरी सर्दी में पसीने ला दिए थे, दीपावली के बाद अब सोना चांदी भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छूने के बाद अब भारी गिरावट नजर आ रही है। हालांकि अभी भी बहुत महंगा है सोना। इस भारी गिरावट के बाद सोना अपने ऑल टाइम हाई से नीचे तो आ गया है और चांदी भी रिकॉर्ड लेवल से सस्ती मिल रही है। सोना हमेशा से ही सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छूने के बाद अब उसी सोने की कीमत में गिरावट ने पिछले 12 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत जयपुर में 1,25,230 रुपए, दिल्ली में 1,26,030 रुपए, अहमदाबाद में 1,25,130, पटना 1,25,130, लखनऊ 1,26,030, मुंबई में 1,25,080, भोपाल में 1,25,180, कोलकाता में 1,25,080, वडोदरा में 1,25,130 और चेन्नई में 1,26,030। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतें भी रिवर्स ऑर्डर में वापस घूमने लगी है। एक दिन में चांदी की कीमत में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। चांदी का भाव प्रति 100 ग्राम दिल्ली में 15,900 रुपए, पटना 19,000, लखनऊ 17,590, नासिक 15,900, पुणे 15,900, सूरत 15,900, कोलकाता 15,900, मुंबई में 15,900, उत्तर प्रदेश में 19,410 और जयपुर में 15,900 रुपए प्रति 100 ग्राम चांदी का भाव है। दिवाली के बाद बाजार का माहौल बदल गया है। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोने अपने ऑल टाइम हाई से 9,000 रुपए और चांदी रिकॉर्ड हाई से 24,000 रुपए सस्ती हो गई है। ऐसे में जिन लोगों ने दिवाली पर खरीदारी टाल दी थी, उनके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। भाई दूज के त्योहार पर मेरठ की जेल में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जेल प्रशासन ने बंद महिलाओं और पुरुष बंदियों के बीच भाई दूज का एक पारंपरिक त्योहार मनाने की विशेष व्यवस्था की और इन सब के बीच सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को भी जेलर ने तोहफा दिया। ये भीड़ मेरठ के जेल के अंदर की है, जहां भाई दूज पर आज विशेष इंतजाम किए गए हैं। जेल में भाइयों को टीका करने के लिए लंबी लाइन दिखाई दी, लेकिन इस भीड़ के बीच जिक्र आया नीले ड्रम वाली मुस्कान का। सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान जेल में कातिल हसीना से भाई दूज वाली बहन बन गई, जिससे वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने खुद टीका करवाने का फैसला लिया। यदि कोई बहन ऐसी रह जाती है जिसका भाई नहीं आ पाता है, दूर होने के कारण या किसी परिस्थिति के कारण नहीं आ पाता है, तो मैं भाई का रोल अदा करते हुए वो सभी बहनें मेरे जिस प्रकार राखी बांधती है उसी तरह आज टीका करें। बता दें कि जेल में कदम रखने के बाद आज तक उससे मिलने कोई नहीं आया। भाई दूज के इस मौके पर वो पहली बार किसी से मिल पाएगी, तो वो भी जेलर से। उत्तर प्रदेश में बदमाशों की खैर नहीं। अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर दी तो उनके साथ बदसलूकी कर दी तो फिर पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी तो मंचलों को साफ चेतावनी भी दे चुके हैं कि बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो फिर अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। और सीएम योगी जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। आप ये 2 तस्वीरें देखिए। ये नोएडा के सेक्टर 51 की तस्वीर है, जहां 6 से 7 बदमाश घर के बाहर लाठी डंडों के साथ हंगामा कर रहे थे। महिला को बीच सड़क पर खड़े होकर अश्लील इशारे कर रहे थे। योगी फोर्स ने 2 बदमाशों को पकड़कर जमकर घेर ली और देखिए कैसे पुलिसकर्मियों के सहारे लंगड़ा कर चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के जालौन से सामने आया, जहां 3 बदमाश मंदिर जा रही महिला का मंगलसूत्र लूटकर भाग निकले। लेकिन ये बदमाश ये भूल गए थे कि यूपी है, योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं। और अंजाम देखिए कैसे 3 मंचलों की चाल योगी फोर्स ने बिगाड़ दी। और अब ये चेन स्नैचर पुलिस के सामने रहम की भीख मांग रहे हैं। मतलब साफ है कि यूपी में बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो यमराज का टिकट पक्का है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में दीपावली की रात को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामूली सा विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया और अब पुलिस ने गैंगस्टर बनने का शौक रखने वालों को बीच सड़क पर ही सबक सिखाया। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने दिवाली की रात वाहन टकराने के विवाद को लेकर उज्जैन में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब पुलिस ने इन्हें उन्हीं गलियों से गुजारा जहां इनकी सनक ने एक परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया। पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर हथकड़ियों में जकड़कर सरेराह जुलूस निकाला, साथ ही हत्या का सीन रिक्रिएशन भी कराया। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर एक्टिव एक आपराधिक गैंग से जुड़े थे। रात में झुंड बनाकर बाइकों पर निकलते और पोस्ट डालकर खुद को गैंगस्टर बताते थे। अब पुलिस ने इनकी पहचान कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हरियाणा के करनाल में सुबह सुबह हुए एक ब्लास्ट ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। गुब्बारे में हवा भरने वाले सिलेंडर में ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकानों के तो शीशे तक टूट गए। पहले तो लोगों को ये पटाखा लगा, लेकिन धमाके के साथ ही आग का एक विशाल गोला नजर आते ही लोग समझ गए कि मामला कुछ अलग है। धमाके के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ कि गुब्बारे में गैस डालने वाले सिलेंडर का कारोबार करने वाले एक शख्स ने घर के बाहर ये धमाका हुआ था। गैस के सिलेंडर उसके घर के बाहर ही रखे हुए थे। धमाके की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूटकर नीचे गिर गए। घटना स्थल पर मौजूद एक कार और कई बाइक भी धमाके में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे के बाद लोगों में बेहद गुस्सा है, क्योंकि पहले भी इस शख्स को यहाँ ये काम नहीं करने के लिए कई बार कहा जा चुका था और अब जब धमाका हो गया है, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई और इसके बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। हालांकि कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और शक्ति खंड 2 में दिव्या अपार्टमेंट की एक बालकनी में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भड़क गई कि आसपास के 4 फ्लैट को अपनी जद में ले लिया। धुएं के गुबार के बीच आसमान की तरफ उठती आग की लपटें खौफनाक मंजर से कम नहीं दिखाई दी। आग लगते ही सोसाइटी में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक बालकनी में लकड़ी का काम हुआ था, जिससे आग तेजी से फैली। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र के मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से कई लोग फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग इतनी भयंकर हो चुकी थी कि बहुमंजिला इमारत में आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग पूरी बिल्डिंग में पहुंच गई। क्रेन की मदद से बहुमंजिला इमारत पर पानी की बौछार की गई, लेकिन फिर भी आग काबू में नहीं आई। बिल्डिंग में आग लगने से कई लोग वहां फंस गए, जिन्हें निकालने का भी काम शुरू किया गया। बिल्डिंग में आग किस तरह से लगी इसका पता नहीं चल सका। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आज का दिन देश के कई इलाकों के लिए खौफनाक साबित हुआ। एक साथ कई शहरों में लगी भीषण आग ने लोगों में दहशत फैला दी। कहीं घर जलता हुआ दिखा तो कहीं फैक्ट्री में लपटों ने सब कुछ खाक कर दिया और इसी वजह से लाखों का नुकसान हो गया। क्योंकि आग की लपटों ने पलक झपकते सब कुछ राख में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश के बहराइच और हाथरस की, जहां आग का तांडव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अचानक गोदाम में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते वहां मौजूद 9 घरों को भी अपनी जद में ले लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में एक होजरी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार उठता दिखा। ऐसा ही कुछ यूपी के हाथरस में देखने को मिला। वहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं यूपी के बहराइच में आग का तांडव देखने को मिला। वहां एक घर आग की लपटों की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया।
मध्य प्रदेश के सिवनी से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक चोर रुपयों, पैसों या गहनों की चोरी नहीं कर रहा। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और चोर अपना काम खत्म कर बड़ी तेजी के साथ फरार भी हो गया। तस्वीरें सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र की है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे एक चोर मजे में चोरी कर रहा है। देखिए, चोर बड़े ही आराम से बिना किसी डर के रैक में से एक एक बोतल उठाता है और बैग में रख लेता है। उसकी हर हरकत कैमरे में कैद हो गई। अपना स्टॉक पूरा कर चोर दुकान से चला गया। बाद में मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक इसी दुकान में पहले भी चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन इस बार चोर कामयाब रहा और बड़ी सफाई से शराब की बोतलें चुराकर फरार हो गया।